हेलो बच्चों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस की एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। बाकी हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज कर ली थी, अच्छे से पढ़ लिया था। अब मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसके दो पार्ट हैं। लिखा है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा मिसलेनियस है तो मिक्स क्वेश्चन तो होने ही होने थे। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं 17/81 का। याद कीजिए कैसे करते थे हम लोग। तो हम लोग पहले अप्रॉक्सीमेशन के लिए अपने को चाहिए होता था कि x पता चले। x वो वैल्यू होती थी जिसका 1/4 रूट निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम x की बात करें यहाँ पर तो x कितना ले सकते हैं, 16/81 ले सकते हैं। या अगर हम x की जगह 16/81 डाल दें x की जगह, तो 16/81 की वैल्यू 1/4 पावर आप रेस करेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। यानी x के लिए 16/81 वैल्यू हो गई, जिसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। दिस इज y, इस x की वैल्यू के लिए y। और फिर डेल्टा x कैसे, डेल्टा x की वैल्यू होती है जो ये वैल्यू दी है उससे ये x को घटा के लिखते हैं, x2 - x1। तो यहां पर मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा x कितना हो गया, 17/81 - 16/81। तो 1/81 हो गया अपना डेल्टा x। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। और फंक्शन तो आप जान ही रहे, जो गिवन है वो फंक्शन मान लेते हैं हम लोग। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन तो है x की पावर 1/4। अब इसके लिए जो हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि अगर डेल्टा y हमको जानना है तो dy/dx करिए इंटू डेल्टा x कीजिए, और फाइनल वैल्यू के लिए y प्लस डेल्टा y कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यही हमको निकालना है। तो देखिए डेल्टा y निकालने के लिए हमें dy/dx चाहिए पहले, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। f' वैल्यू क्या आ गई, 1/4, और x की पावर आ जाएगी 1/4 - 1, तो -3/4 आएगी। इसलिए मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, x की पावर 3/4। ये देखिए f' आ गया। आप समझ पाए होंगे, इसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने। अब ये वैल्यू साहब आ गई। अब हमें चाहिए डेल्टा y, तो डेल्टा y के लिए चले dy/dx, और ये चाहिए हमको dy/dx कहां पर, जहां पर x होता है वहीं से बदलाव देखते हैं। पहले वाली एक्सरसाइजेस लगाई हैं आपने तो आप समझ पा रहे होंगे। यानी x की जगह यहां पुट कर देना होगा हमें क्या, 16/81 लिख देता हूं यहां पर 1/4। 1/x की वैल्यू लिखनी है 16/81 पावर 3/4। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, इंटू डेल्टा x। और डेल्टा x क्या था हमारा, 1/81। देख पा रहे होंगे आप। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, आगे चलते हैं। 1/4 लिखा। अब ये 1/4 पावर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। देखिए तो हमें पहले ही पता है। और 2/3 का क्यूब करना है, ये 3 लगा पावर ना, तो 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2/3 का 3 का जो क्यूब करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 27। 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आ जाएगा नीचे 8 और साथ में 1/81। ये देखिए वैल्यू आ रही है। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। 27 ये 3 से कट रहा है। देखिए अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/32 इंटू 3, 1/96 आ गई। ये देख पा रहे होंगे डेल्टा y कितना आ गया, 1/96। अब हमको चाहिए क्या था, y प्लस डेल्टा y। तो y इस वैल्यू पे क्या था, 2/3, और डेल्टा y कितना निकाला है, 1/96। ये वैल्यू निकली। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर, इसको अगर आप थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं तो 96 एलसीएम आ गया। ये 3 बार जा रहा है, मतलब ये जा रहा है आपका 32 टाइम्स। 32 इंटू 2 यानी 64 + 1, ये वैल्यू हो जाती है 65/96। ये 65 है। और जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.677 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर 0.677। और निकालने का तरीका आपको दिख ही रहा है। दूसरा सवाल भी वैसे ही निकालने वाले हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये आप सॉल्व कर सकते हो, जिसका आंसर आपको 0.677 मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब पार्ट नंबर बी लेते हैं। जो फंडा इसमें लगाया था वही इसमें लगाएंगे। पहले में x चाहिए होता है
जिसका आंसर हमें पता चल सके। तो देखिए यहां लिखा 33 की पावर 1/5, तो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1/33 की पावर 1/5। ये तो मतलब हुआ। अब यहां पर 33 की जगह 32 ले लो आप, तो 1/5 निकाल पाओगे। अगर यहां पर x की वैल्यू, अगर मैं बात करूं x की वैल्यू की बात करो 32 ले लो, तो 32 का 1/5 रूट क्या होता है 2। तो अगर इसकी बात करो इसके लिए, तो जब हमारा ये 32 होगा, y की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी 32 की पावर -1/5, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1/32 की पावर 1/5, तो 1/2 ये इसकी वैल्यू मिलेगी, विच इज 0.5। ये x भी निकल आया, हमको जरूरत पड़ती है, ये fx है। और डेल्टा x क्या हो गया यहां पर, तो डेल्टा x का मतलब हुआ 33 में से ये 32 घटा दीजिए तो 1 आ गया, ये आप समझ पा रहे होंगे। और हमारा जो फंक्शन हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, वो तो जो दिया रहता है, यानी x की पावर -1/5, जिसको आप 1x की पावर 1/5 भी लिख सकते हैं नीचे करके। अब निकालने का तरीका वही देखिए, डेल्टा y निकालते हो ना, तो क्या चाहिए होता है dy/dx इंटू डेल्टा x, और फिर हमारा फाइनल वैल्यू y प्लस डेल्टा y आती है, जो हमें फाइंड करनी है, सेम जैसा सवाल में किया था। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर देंगे तो x की पावर -5 था, तो 1/5 x की पावर -1/5 -1, ये उसका डिफरेंशिएशन आ गया। एडजस्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू होगी -1/5, 5 और 6, x की पावर -6/5, और अगर नीचे जाते हैं तो -1/5, और नीचे आ गई वैल्यू x की पावर 6/5। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर हमारे हाथ में चला आएगा। देखिए अभी हमें डेल्टा y निकालना, यहाँ कर लेते हैं पहले। तो डेल्टा y निकालने के लिए dy/dx, जो कि ये वैल्यू थी -1/5, और साथ में 1/x की पावर 6/5, तो x कितना था 32 की पावर 6/5 इंटू ये डेल्टा x, और डेल्टा x कितना था 1। ध्यान से देखिए, बात पकड़ में आ रही होगी, आराम से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, -1/5, अभी 32 का जब 1/5 ऑर्डर का पावर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अब 1/2 जो वैल्यू आई उसका पावर 6 करना है। आप देख पा रहे हैं ना, ये 32 लिखा, 1/5 पावर लोगे, तो 1/5 पावर अगर 32 का लोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना ये, और 2 की पावर हो जाएगी ये 6। समझ पा रहे होंगे, 32 का 1/5 रूट, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 2 की पावर 6। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, जिसे समझने के लिए आप तो समझ ही रहे होंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/5, अब ये 5 तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, चौके 64, 64, तो 1/64 इंटू 1, बात खत्म हो जाती है। और ये हो जाएगा 1/5 और साथ में 1/64, तो ये आ जाएगा 320, 320। ये क्या वैल्यू आई डेल्टा y की। हमको क्या चाहिए वैल्यू, y प्लस डेल्टा y, तो y हमारे पास क्या थी 0.5, 1/2, और डेल्टा y कितनी आई है -320। समझ पा रहे होंगे 0.5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 1/320 से, तो वैल्यू आ जाएगी करीबन 0.003। अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0.003, तो वैल्यू आएगी 0.497, एंड दैट इज द योर आंसर। ये अप्रोक्सीमेशन में कई सवाल किए हैं, मिसलेनियस में था इसलिए हम लोग कर ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। लिखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e। ये दिखाना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा जब x इज इक्वल टू e होगा। तो चलिए ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन हो गया है। तो हमारा फंक्शन तो दिया ही हुआ, इसका हम लोग पहला डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, यानी dy/dx। इसको अगर हम y कह दें तो हमारा dy/dx या f'(x) क्या हो जाएगा, देखिए ये लगा देते हैं हम लोग कोशेंट रूल। तो x का स्क्वायर कर लो नीचे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और साथ में डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ
ये आप सीधे कर लेते, लेकिन मैंने लिख दिया चलो log x माइनस log x पहले और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का, इस तरीके से आप निकालते हैं। तो देखिए f डैश x या डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ जाता है, यही हमारा f डैश x है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है x, और साथ में log x की वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन इसका 1 अपॉन x माइनस x का 1 हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा log x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए इसको फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग 0 के बराबर रखते हैं फॉर CP। हमारा f डैश x कितना होना चाहिए निकालने के लिए 0, तो इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, इसको 0 के बराबर रखोगे तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, यानी log ex की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। अब आप log के फॉर्मूले से जानते हैं कि कहीं पे लिखा हो log बेस a b के वैल्यू c, तो a की पावर c इज इक्वल टू b हो जाता है, या पहचानते हैं जानते हैं। इसी बेसिस पर यहाँ e की पावर 1 हो जाएगा x, यानी x इज इक्वल टू e, एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा निकल के आ जाएगा। ये log का है जो आपको आना चाहिए, आता होगा भी। तो x बराबर e एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेकिन अभी इसमें मैक्सिमा है कि मिनिमम कह नहीं सकते क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हाथ में नहीं है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स, देखिए हाथ में क्या था, सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अब ये था 1 माइनस लॉग एक्स, तो पहले कर लो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है, माइनस 1 माइनस लॉग ई एक्स, लॉग एक्स मतलब, और साथ में जो डिनोमिनेटर था उसका डिफरेंशिएशन, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आए इसलिए फॉर्मूला लिख दिया है जिससे आप आसानी से समझ पाए। एक स्टेप यहीं और कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आते हुए दिखता है बेटा, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसका 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, और लॉग एक्स करेंगे तो 1 अपॉन एक्स मिलेगा, माइनस साइन है ही, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स मिलेगा। यहाँ आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो ये मिलेगा 2x 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन x की पावर 4। आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो सेकंड डिफरेंशिएशन हमारा आ रहा है, यहां करते हैं, ये x का x कट जाएगा, तो सेकंड डिफरेंशिएशन हमारा आएगा, x कट गया तो आएगा माइनस x, यहां कर दो तो आएगा माइनस 2x, और ये आ जाएगा प्लस 2x log e x, और ये x दोनों मिलके हो जाएंगे 3x, तो माइनस 3x अपॉन डिनोमिनेटर में तो x की पावर 4 है। अब आप जानते थे कि x इज इक्वल टू ई पर ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाएगी तो हम कह देंगे मैक्सिमा है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव हमारा x इज इक्वल टू ई पर क्या वैल्यू देने वाला है। तो e पुट कर दीजिए, तो माइनस 3e प्लस 2e लॉग e की बेस पे e, और ये वैल्यू हो गई e की पावर 4, ये हो गया माइनस 3e लॉग e टू द बेस e की वैल्यू होती है 1। किसी का भी जो डिफाइंड लॉग होता है, अगर आप डिफाइंड लॉग है डिफाइन कर सकते हैं, तो सेम नंबर का लॉग हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, आप देख ही रहे होंगे कि अगर ये यहाँ पे लिखिए, अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से ए बी सी मिलाइए तो यहाँ a की पावर c यानी कि पावर 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा। एनीवे ये आप जानते होंगे, सेम बेस पे सेम का लॉग 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये बचेगा प्लस 2e अपॉन e की पावर 4। अब यहाँ देखिए ऊपर वैल्यू आ गई माइनस e अपॉन e की पावर 4, यानी माइनस 1 अपॉन e3, और e की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 2.71 सो ऑन। तो 2.7 इज अ पॉजिटिव नंबर वैसे भी, तो ये लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमा। तो एट x इज इक्वल टू ई, तो एट x इज इक्वल टू ई हमारी जो फंक्शन है fx हैज मैक्सिमम वैल्यू। क्या वैल्यू, ये सवाल में इन्होंने नहीं पूछा है इसलिए नहीं निकाल रहे, अगर पूछा होता तो वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देते, दिख भी रहा है। अगर आप x की जगह e पुट कर देंगे तो 1 अपॉन e आ जाएगा आंसर। तो 1 अपॉन e इज द हाईएस्ट वैल्यू, बड़ा आसान सा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखिए
x की जगह e पुट कर दीजिए आप, क्योंकि e पर मैक्सिमा है, तो e रखोगे तो आ जाएगा log बेस e का e और नीचे e, ये वैल्यू 1 है तो 1/e इज द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू। ये पूछा नहीं है लेकिन आप समझदारी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा हम लोग। थर्ड में बोला है द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b। तो देखिए समझिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस फिक्स्ड है और वो भी b दिया हुआ है, और तो अगर बेस फिक्स्ड है तो x x मान लेते हैं, ये इसके बाकी दोनों साइड्स हैं, ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। विथ फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो x है वो डिक्रीज करता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dx/dt की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द टू इक्वल साइड्स डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing? इसका जो एरिया है A वो कितनी तेजी से घटेगा, यानी dA/dt निकालना है अपने को। How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? जब दो इक्वल साइड्स हमारी बेस के इक्वल हो, यानी कि ये निकालना है कब, जब हमारा x की वैल्यू b के बराबर आ जाए। ये कैलकुलेशन करना है। हमें मालूम है कि साइड्स को घटने पर ये अगर चाहें तो हम माइनस भी लगा सकते हैं, हम लोग माइनस लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ x घट रहा है, यहां भी टाइम के साथ a घटेगा। लेकिन हम माइनस प्लस के चक्कर में नहीं फंस रहे, सवाल सॉल्व करते हैं। आप जानते ही हैं टाइम बढ़ने पर एरिया घटेगा क्योंकि साइड घट रही है। ठीक है साहब, इसका पहले एरिया निकालें, फंक्शन बनाएं, तब बात बनेगी। अब इसको एरिया निकालना है तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। कई बच्चे इसको याद भी रखते हैं 10th के बेसिस पे फॉर्मूला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक मिड पॉइंट आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए जब ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, और इसको पॉइंट को बोल दीजिए m। ये जो पॉइंट हो गया m, b साइड इधर है, m ये पॉइंट हो गया। अब इसकी बेसिस पर इसका बेस ये कितना हो जाएगा, b/2 इतना बेस, और इसका परपेंडिकुलर निकालना विच इज am, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो am के लिए अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस दिस बेस का स्क्वायर, यानी b²/4, ये am आ गया। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया, अगर फंक्शन लेने चले आप, यहां बात करें अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल तो लिखोगे, अब ऐसे दो है ना ट्रायंगल, तो जो इसका निकलेगा उसी का डबल करना पड़ेगा। तो 2 × 1/2 इंटू बेस इज b/2 एंड हाइट विच इज am, और am की वैल्यू ये निकली हुई है अंडर रूट x² माइनस b²/4। ये एरिया फंक्शन आया इन द टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ कुछ वैल्यू अगर कट रही है तो काट ली जाएंगी, यहाँ भी आप 4 इधर ले लीजिए और 4 को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। तो a = क्या बचेगा, b, और 4 रूट के बाहर आएगा 2 बचेगा, तो b/4 हो जाएगा अंडर रूट 4x² माइनस b²। ये हमारा फंक्शन आ गया साहब, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और x = b पर टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, और x = b पर देखेंगे कि किस रेट से ये घट रहा है। ठीक है, ये हमको निकालने का है। तो अब इसको लिए हमें dA/dt चाहिए इसके लिए, तो dA/dt डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो b तो कांस्टेंट है, तो ये b/4 चला गया बाहर, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग x के रेस्पेक्ट में, चैन रूल लगाते हुए 4x² माइनस b² x के रेस्पेक्ट में, और दूसरी वैल्यू कर देते हैं dx/dt। ये देखिए dx/dt, और dx/dt अपने को गिवन भी है, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dA/dt क्या मिला हमको, मिला b/4। इसको डिफरेंशिएट करने गए तो पावर हाफ थी ना, तो हाफ आ गया और ये नीचे चला गया, ये बहुत बार कर चुके होंगे। 4x² माइनस b², और 4x² को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 8x इंटू dx/dt। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो जो वैल्यू कट रही है उसको कैंसिल कर लीजिए, 4 × 2 = 8, ये 8 कट जाएगा, 4 × 2 = 8, ये निपट गया हमारा।
अब थोड़ा सा रिफाइंड वे में इधर जगह इधर कर लेते हैं हम लोग। तो अब रिफाइंड वे में da/dt लिख लेते हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से। तो आ गया bx अपॉन, ये x है ये b है, और नीचे वाला है √4x² माइनस b², और ये dx/dt 3 दे रखा था तो इनटू हो गया 3। अभी da/dt कब चाहिए? जब x बराबर b हो, तो हम लोग x बराबर b पुट कर देंगे, यानी हमको चाहिए da/dt जब x की वैल्यू b के बराबर हो, तो पुट कर दीजिए साहब b और x की जगह b। तो ये आप जानते ही हैं, बेकार मैं इसको एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, ये आ जाएगा b²। यहां पे आ जाओ बेटा, तो ये x की जगह b रखोगे तो 4b² आ जाएगा। 4b² में से एक b² गया तो 3b² बचा, तो 3b² रूट के अंदर है तो b√3 आ जाएगा। देखिए दिखा कि नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4b² माइनस b² यानी 3b², 3b² का रूट लेंगे तो b बाहर और √3 अंदर, इस b से स्क्वायर कट गया, इसको रैशनलाइज कर लो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए। तो अब ये वैल्यू क्या आ गई? b और ये दोनों 3 इससे कट गया, b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका साफ रेट आ गया b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस सवाल को इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और रिफाइंड वे में अगर लिखना चाहते हैं तो क्योंकि हमें मालूम है कि da/dt जो है टाइम इंक्रीज होने के साथ एरिया घट रहा है, तो आप इसको माइनस b√3 भी लिख सकते हैं। ये दिखाने के लिए टाइम के साथ एरिया कम हो रहा है, आंसर विल बी द सेम, मैग्नीट्यूड विल बी द सेम। तो आप इतने समझदार हैं कि आप इसको समझ पाए, जैसा हम लोगों ने पढ़ाई की है स्ट्रॉन्ग तरीके से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 पे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। तो देखिए इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना जो इस कर्व के नॉर्मल इक्वेशन है और साथ में इस पॉइंट से पास होता है। तो इस कर्व पर आप समझे, मान लीजिए कोई ऐसे, ये हम लोग ऐसा सवाल एक कर चुके हैं, आपको याद होगा। ये x² = 4y क्या है? पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये कुछ ऐसा पैराबोला समझ लेते हैं इसको बना हुआ। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को ले लेते हैं h, k। इस पे जा रही नॉर्मल, ये नॉर्मल जा रहा है, और साथ में किसी पॉइंट 1,2 से पास भी होता है। ये क्या है? हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल निकालने का तरीका क्या होता है कि टेंजेंट का ग्रेडियंट स्लोप निकालते हैं और ये दोनों आपस में 90 बनाते हैं, उससे फाइंड कर लेते हैं। एच के पे लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, 1,2 से पास करा देंगे और इस इक्वेशन हमारे हाथ में आ जाएगी। एनीवे इसकी वर्किंग कर चुके हैं हम लोग, एक बार फिर से करते हैं। तो पहले निकालते हैं dy/dx इसका। तो ये हो गया आपका, इसको डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को। 4dy/dx इज इक्वल टू 2x। 2 से 2 कट गया, यहां पर dy/dx कितना आ गया? x/2। ये स्लोप है टेंजेंट का, हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप। हम जानते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होता है -1 टेंजेंट के बराबर होता है, यानी -2/x आ जाएगा। x/2 रखोगे उल्टा हो जाएगा, -2/x। ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल है। ठीक, अभी स्लोप ऑफ द नॉर्मल हम कहां निकाल लेते हैं? h, k पर, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि हम कहां पर नॉर्मल निकालने वाले हैं? h, k के ऊपर। तो ये हमारा स्लोप बन जाएगा क्या? h, k के लिए -2/h है ना। पॉइंट h, k मान रखा है, h, k मान रखा है, तो ये h, k इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो x की जगह पुट कर दीजिए h² और y की जगह पुट कर देंगे k। तो ये भी रिलेशन हमारे हाथ में, इसको भी ध्यान रखना होगा। h, k इस कर्व पर फॉल करता है तो कर्व वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। बहुत अच्छी बात। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू h, k एंड हैव दिस स्लोप। तो इक्वेशन हुआ करती थी लाइन की y - y1 = mx - x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म की, स्लोप और x1 y1 पॉइंट। तो y लिखा, y1 की जगह हमने डाला k, m की जगह डाला -2/h और x1 की जगह डाला h।
ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आई या नॉर्मल की इक्वेशन निकल आई जो h, k से पास होती है, साथ में स्लोप -2/h रखती है। अब ये जो इक्वेशन है ये पास होती है 1, 2 से, देखिए तो 1, 2 को सेटिस्फाई करा दीजिए इसमें। ये नॉर्मल की इक्वेशन पास होती है 1, 2 से, तो वी आर गोइंग टू पुट द 1, 2 इन दिस इक्वेशन क्योंकि सेटिस्फाई करेगी। तो y की जगह 2 पुट कर दो, 2 - k, और h की और h तो h ही है, और x की जगह पुट कर देते हैं 1। ये देखिए पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2h - kh इज इक्वल टू -2 + 2h। ये 2h देखिए कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, और ये hk इज इक्वल टू 2 आ गई वैल्यू। एक इक्वेशन यहां से पता थी, एक यहां से पता चल चुकी है। अब k की वैल्यू अगर डालना चाहें आप यहां से, तो k की वैल्यू h² इसके अंदर पुट कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, कर ही देंगे। तो h लिखा, k की वैल्यू डाली, h² इज इक्वल टू 2। इससे क्या निकला, h³ इज इक्वल टू 8। तो h की वैल्यू क्या निकल आई, 2। दिख रही ना आपको, h अगर 2 निकल आई तो hk है 2 के बराबर, तो h की वैल्यू 2 पुट कर दो यहां, और k देखो कितना आता है, तो साफ तौर पे दिख रहा है k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो हमारे पॉइंट hk कौन से हो गए, h, k हमारा पॉइंट हो गया 2, 1। अब ये जो लाइन निकाली थी इन लोगों ने, इसी नॉर्मल की इक्वेशन थी ना ये, तो इसी नॉर्मल की इक्वेशन में hk की वैल्यू पुट कर दो और आंसर हाथ में आ गया। तो चलिए पुट कर देते हैं, y - k की जगह हम पुट कर रहे हैं 1, -2, और h की जगह पुट कर रहे हैं 2, x - h की जगह पुट कर रहे हैं 2, 2 से 2 कट गया, y - 1 इक्वल टू -x + 2। इसको इधर ले लो तो x + y, और इसको इधर ले लो तो +3। ये आ गया आंसर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आंसर आ जाता है आपका। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हम लोग कर भी चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर ऐसा। एक क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं बच्चों हम लोग, और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए और क्या है क्वेश्चन। तो देखिए बोलता है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस वन। कर्व में x और y की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, तो थीटा आप पुट करोगे तो ये पॉइंट x और y निकल आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं ये थीटा जो है सही लिखा है कि नहीं बुक में। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा, बिल्कुल सही है, साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से नॉर्मल थीटा पॉइंट पर हमारा फिक्स डिस्टेंस पे है। तो किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस जो लेते हैं नॉर्मल ओरिजिन से, आपको पता है d/√a² + b² होता है। जब आएगा वो पार्ट तो मैं समझा भी दूंगा, आपने 11th में किया भी है। तो अगर हमारा फॉर्म ax + by + c = 0 है स्ट्रेट लाइन का, मैं लिख के हटाता हूं इसको, ax + by + c = 0 है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है आपका c/√a² + b²। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बाकी बातें करते हैं और निकालते हैं कि नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट थीटा पर क्या होने वाली है। चलिए इसको दिमाग में रखिएगा। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमको पहले स्लोप चाहिए बेटा, पॉइंट तो थीटा दे रखा है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसलिए हमें dy/dx चाहे पता करने के लिए हमको dy/d θ अपॉन dx/d θ करना होगा, या आप सरल करने थोड़ा आसान सा दिखने के लिए इसको d θ अपॉन dx भी लिख सकते हैं। कुल मिला के ये आपको करना है, बहुत अच्छी बात है। तो पहले निकालते हैं हम लोग dy/d θ। तो dy अपॉन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा, उधर डिफरेंशिएट किया तो यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, थीटा भी है ना बाहर, तो -a और प्रोडक्ट रूल में लगाया पहले, थीटा बाहर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो -θ sin थीटा, मतलब
इसका, फिर दूसरे में प्लस कर दिया, अब कॉस थीटा बाहर और थीटा का डिफरेंशिएशन 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कॉस थीटा देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, लिख देता हूं एक बार, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, कैंसिल नहीं, माइनस है बेटा, ये माइनस में वैल्यू आई है, ये प्लस हो गई है, ए कॉस थीटा कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई ए थीटा साइन थीटा, दैट इज द डिवाइड बाई डी थीटा। इसी तरह dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो ए कॉस थीटा का आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, डिफरेंशिएशन, यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ए कर लो बाहर, थीटा बाहर कर लेते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा का कॉस थीटा, तो थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बाहर, थीटा का 1 तो साइन थीटा, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। आगे चलते हैं, माइनस ए साइन थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे ए थीटा कॉस थीटा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए साइन थीटा आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ए साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, वैल्यू आ गई ए थीटा कॉस थीटा, यानी जब हम डिवाइड बाई dx लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली ये है, नॉर्मल अभी निकालेंगे, तो ए थीटा साइन थीटा अपॉन दिस वैल्यू रखोगे, दिस अपॉन दिस, तो ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, ये देखिए ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल और ये वैल्यू आ गई टेन थीटा। अब ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या है बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन टी, मतलब माइनस लगाया और इसी का उल्टा कर दो, तो उल्टा 1 अपॉन टेन थीटा यानी माइनस कॉट थीटा। ये स्लोप हो गया किसका, नॉर्मल का, ये कुछ चाहिए ही था, इसके बिना तो कहाँ निकाल पाते हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल की इक्वेशन जो है उसके लिए पॉइंट दे रखा थीटा, तो थीटा का मतलब है एक्स ये है और वाई है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा या कह देंगे x, y, इस थीटा से ये निकल आएगा एक्स वाई, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, माइनस कॉट थीटा। इस पे इक्वेशन हमको निकाल लेनी है और फिर कांस्टेंट डिस्टेंस की बात करनी, तो लगाओ y माइनस y1, तो y माइनस y1 का मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा, थोड़ा सा वर्किंग थोड़ी ज़्यादा होगी, इधर क्लीन भी करना पड़ सकता है, तो इधर करोगे y माइनस y1 तो आ जाएगा a साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस a थीटा कॉस थीटा, ये y माइनस y1 आ गया, इज इक्वल टू, मैं इक्वल टू यहां कर रहा हूं, इस जगह को थोड़ा यूज कर लेंगे अभी, m का मतलब माइनस कॉट थीटा, फिर x माइनस x1 की वैल्यू ये है, तो माइनस a कॉस थीटा और माइनस a थीटा साइन थीटा, ये देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ेगा जिससे हम ये जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला था ओरिजिनल वाला वो लगा पाए, तो x और y वाले एक साथ कर लेते हैं क्योंकि c ही का यूज है हमारे पास। तो यहां पर पहुंचे हम लोग, तो यहां लिखिए y, x से जो फैक्टर आएगा माइनस कॉट थीटा उधर ले जाओ तो वैल्यू आ जाएगी x कॉट थीटा प्लस y, और साथ में ये देखिए माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा था बेटा, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओगे उसको, देखिए समझिएगा, इसको माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया और उधर ले गए, तो ये माइनस माइनस प्लस आया, उस तरफ ले गए तो फिर माइनस आया, तो माइनस कॉट थीटा को लिख लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, शायद कैंसिल हो जाए कॉट थीटा, और ये जो वैल्यू थी a कॉस थीटा, तो ये आई गई a कॉस थीटा। देखते हैं क्या वैल्यू आती है, यहां आगे बढ़ो तो माइनस माइनस प्लस आएगा, उधर जाओगे फिर माइनस आएगा, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू a थीटा
साइन थीटा। देखिए ये एक्सप्रेशन मिला और इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से वर्किंग करेंगे। अब कहाँ पे देखिए ये साइन थीटा की वैल्यू इस साइन थीटा से कैंसिल हो गई और ये क्या आया, ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा कॉस थीटा यहाँ मौजूद है प्लस माइनस का, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो गया। तो हाथ में हमारे क्या बचा, ये बचा ए साइन थीटा और साथ में ये बचा। तो देखिए ये वैल्यू क्या बनी, एक्स लिख लो इसको, ठीक, और एक्स, और इसको चाहो तो कॉस अपॉन साइन इसको भी लिख सकते हैं, साइन एलसीएम आके कैंसिल हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस वाई माइनस ए साइन थीटा, और साथ में ये वैल्यू हो जाएगी तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका, बराबर है, सही है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा से। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा रीएडजस्ट कर जाएगा और वैल्यू बन जाएगी, यहां पे आ जाएगा क्या, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और साथ में यहां पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो आ जाएगा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन थीटा कैंसिल हो गया तो माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बना, देखिए आप देख पा रहे होंगे। अब इसको और लिख लो, बहुत सरल सा आ गया ये, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहां पर माइनस ए अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू होती है कितनी, देख पा रहे हो ना, माइनस ए कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यानी इसको सिंपली आप माइनस ए लिख सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन आगे। डी निकालने का तरीका क्या था, डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इन नेचर रहता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको शुरू में बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है मॉडुलस ऑफ सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू रख दो, तो डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी यानी माइनस ए का मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां आ जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ जाएगा ए अपॉन अगेन 1, तो ये वैल्यू आ गई ए। और ए क्या है, फिक्स डिस्टेंस है, देखिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है जो ये बोल रहा था वो हमने प्रूव कर दिया। क्या कह रहा था, इज ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये एक अच्छा सवाल, 5 नंबर का सवाल, आप क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से डील कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो इंटरवल जिसमें ये इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल जिसमें ये डिक्रीजिंग है। तो चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है ये, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए होता है। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है जिस इंटरवल के लिए तो वो डिक्रीजिंग। चलिए एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। तो 6 में इसको थोड़ा रीएडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा अभी। तो एफ एक्स को लिख लेते हैं 4 साइन एक्स, और इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस एक्स, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब इसको न्यूमिनेटर से ब्रेक कर लेते हैं, तो एफ एक्स क्या मिलेगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, और यहां जब ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा, 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इजी होगा अगर हम सीधे ही करने जाते हैं, क्योंकि एक टर्म कट के शॉर्ट हो गया है तो वो लंबा पड़ता है, तो ये जरा आसान हो जाएगा। एफ डैश एक्स करते हैं इसका हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर इसका तो 1 हो जाएगा। सिंपली इसकी बात करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस एक्स, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस 4 साइन एक्स न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 प्लस कॉस एक्स का, तो 2 का तो हो जाएगा 0, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स को साथ में लोगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
और ये -1 तो था ही यहाँ पर। देखिए ये इसका डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू आई है। आगे देखते हैं अभी क्या संभावनाएं मिलती हैं। तो f' निकालते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते बेटा इसको। तो 4 2 जा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये है -1। अब यहां पर देखिए 4 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया ना, वो तो 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी f' में 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है। अब इसका प्लस माइनस देखना है, तो प्लस माइनस के लिए मुझे लगता है कि इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ज़्यादा आसानी से हम लोग देख पाएंगे। तो चलो वैसे ही करते हैं, f' को लेते हैं और एलसीएम लेके खोलते हैं। तो 8 cos x प्लस 4, और यहाँ पे आ जाओ, एलसीएम ले लिया पूरा हम लोगों ने, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करो तो आ जाएगा -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है ना, ये देखो माइनस, तो ये माइनस माइनस में आ जाएंगे। फिर प्लस वाला टाइम आएगा, वो भी माइनस हो जाएगा 2ab। तो 4 cos x, ये देखिए ये एक्सप्रेशन आया। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब ये दोनों रीएडजस्ट कर जाएंगे। तो f' क्या मिला, ये मिला, इसमें से 4 cos x ही बचा, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x। ऐसा एक सवाल हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां से आप कॉमन ले लीजिए cos x। अगर आपने cos x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिला, 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना होता है कि f' किसके लिए ग्रेटर देन 0 है और किसके लिए लेस देन 0 है। तो बेसिकली पॉजिटिव किसके लिए है और निगेटिव किसके लिए है। अब नीचे वाला टर्म तो स्क्वायर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। साइन को चेंज करने में इसका कोई रूल नहीं है, केवल न्यूमिनेटर के साइन पर ही इसका साइन डिपेंड करेगा। f' का साइन न्यूमिनेटर के साइन पे डिपेंड करेगा। और ऊपर से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। +1 भी हो गई तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 मिलेगा, ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी f' डिपेंड किस पे करेगा, केवल cos x के ऊपर। जब cos x निगेटिव होगा तो f' निगेटिव होगा, जब cos x पॉजिटिव होगा तो f' पॉजिटिव होगा। समझ पाए हैं ना, ये पॉजिटिव नंबर 4 माइनस cos x इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो cos x हमारा पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 कहां होता है, एड ऑल शुगर टी कॉफी हमने पढ़ रखा है। तो ये कहानी होती है पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव होने का मतलब है f' भी हमारा पॉजिटिव होना, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए इंटरवल क्या है, इंटरवल है आपके 0 to π/2 पहला क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा है 3 π/2, यानी यहां से यहां तक से लेकर 2π तक। तो इसमें क्या है, इंक्रीजिंग है। अब बात रही डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग में cos x निगेटिव कब आएगा, तो निगेटिव आएगा सेकंड के अंदर और थर्ड के अंदर। तो हमारा cos x लेस देन 0 समझिएगा निगेटिव होगा, तो f' भी निगेटिव होगा, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने देखा कि हमारी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें स्ट्रिक्टली, तो हम वैल्यू लिखेंगे π/2 से लेके पाई तक, और फिर लिखेंगे पाई से लेकर 3π/2 तक। तो इसमें ये डिक्रीजिंग हुआ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है। और अगर आपको केवल डिक्रीजिंग करना है, स्ट्रिक्टली बात नहीं करनी, तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको सीधे लिख सकते हैं π/2 से लेके
भाई सेकंड थर्ड मिला ना, तो पाई बाई 2 से शुरू और यहां तक चले आओ, तो पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीजिंग है ये स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे तब, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, और ये जो हमारा है ये हमारा 0 टू पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। और अगर केवल इंक्रीजिंग बोले तो क्लोज्ड इंटरवल भी इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हम कर सकते हैं। ऐसे सवाल हम लोगों ने कई लगाए एक्सरसाइज में, ये एक और था तो इसको ऐसे लगा लिया। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस वन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, तो इसके लिए हमको पहला डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो f डैश x निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन। पहले का आ जाएगा 3x स्क्वायर और दूसरे का आ जाएगा -1 अपॉन x की पावर 4, ये और साथ में 3b, तो 3 ऊपर ही लिख दो 3, तो ये 3 अपॉन x की पावर 4। तो अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है हमको, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारा f डैश x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा ही हुआ है। अब इसके लिए वैल्यू पुट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3 इसकी वैल्यू डाल रहे हैं, x की पावर 4 ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। केवल इंक्रीजिंग करेंगे तो इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम, तो अगर इंक्रीजिंग बोला तो इक्वल टू का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अभी हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हैं, इक्वल टू बाद में लगा देंगे। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 3 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम लिया, x की पावर 4, x की पावर 6 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। x की पावर 4 पॉजिटिव नंबर होगा, स्क्वायर का स्क्वायर है और इक्वल टू 0 नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी x की पावर 6 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो। ठीक, यानी x की पावर 6 इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो। आगे देखिए, अगर ऐसा लिख सकते हो तो इसको हम लोग अगर चाहें, अब देखिए x की पावर 6 इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसको लिख सकते हो आप x स्क्वायर का क्यूब इज ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब क्यूब रूट क्यूब ले रहे हैं ग्रेटर देन 1 ना, तो ये हो जाएगा सिंपली x इज ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन, ये हमें इंटरवल दे देगा कि किसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होने वाला है। अब देखिए ये जो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन होने का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू या तो हमारी -1 से छोटी हो या हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अगर 1 से -1 से छोटी होगी तो स्क्वायर करोगे तो भी 1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर x से बड़ी है तो भी जब करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इंटरवल की बात करें तो आप लिख सकते हैं -∞ से -1 तक लेके आ जाइए, फिर यूनियन इसकी बात कर लीजिए 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका इंटरवल हो गया। ठीक, इस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं। अब ये जो वैल्यू ली है ये आपने निकाली थी वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। अगर ये आपको केवल इंक्रीजिंग बोलना है तो -∞ से, यहाँ तो ओपन ब्रैकेट रहेगा ही, -1 पे आओ क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ में, यूनियन क्लोज्ड ब्रैकेट 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो ये पहले वाले का इंटरवल आ गया इंक्रीजिंग के लिए। हमारा इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग के लिए लगा तो यहाँ लेस देन 0 लगा देंगे हम लोग, तो लेस देन 0 मिलेगा तो सब कुछ वर्किंग वही रहेगी, यहाँ लेस देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे आओगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर इज लेस देन 1। सब कुछ तो वही है, बस यहाँ पे साइन बदला हुआ है। अब x स्क्वायर इज लेस देन 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तभी तो x स्क्वायर इज लेस देन 1 आएगा। अब अगर यहां पर इंटरवल लिख रहे हो और केवल डिक्रीजिंग है तो इक्वल टू का साइन लगाया जा सकता है, नहीं लगाओगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और ये लगा दिया आपने अगर 1 या इंटरवल के फॉर्म में -1 से 1, तो ये कौन सा इंटरवल है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल है। तो डिक्रीजिंग के लिए ये वैल्यू हो जाएगी और ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली करोगे तो इक्वल टू का साइन हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 किया जा सकता है। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोला है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हॉर्स में आता है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए इलिप्स। ये इलिप्स की क्वेश्चन आप पहचान पा रहे होंगे। विथ इट्स वर्टेक्स
एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सेस। तो इस इलिप्स का जो मेजर एक्सेस है वो ये होता है, ये जानते हैं, 2a लिख देंगे आप इसको। तो ये मेजर एक्सेस पर एक आइसोसेलेस का जो ट्रायंगल बनाया है उसका एक वर्टेक्स इस पर है, और ये आइसोसेलेस है तो इसके दोनों आर्म ये बराबर होने चाहिए, तभी तो आइसोसेलेस हो पाएगा। तो ये दोनों पीछे वाले जो इससे मतलब बाकी दो साइड्स हैं वो इलिप्स के दो पार्ट पे फॉल कर रही होंगी। तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका नाम दे दो P, इसको P लिख दिया, Q लिख दिया, इसको हम लोग R कह देते हैं, ये R है, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है मेजर एक्सिस को उसको M लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर किसी और मेथड से करने जाएंगे तो सवाल लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग एक इलिप्स के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट आप ले सकते हो, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, a और b क्या, मेजर और माइनर एक्सेस, और थीटा यहां से होता है, दिस इज द थीटा, ये थीटा है। जब भी आप इस पॉइंट्स को इसके ऊपर फॉल कराएंगे आप देखेंगे वन प्रोड्यूस कर ही देगा। देखिए a cos थीटा रखेंगे अगर तो a स्क्वायर cos थीटा, a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, प्लस यहां वैल्यू पुट करेंगे b sin थीटा तो आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी ये पॉइंट हमेशा इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे, इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। x इज इक्वल टू a cos थीटा, इस तरह लिखते हैं इसको हम लोग, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो ये पकड़ के रखना है, इससे ये सवाल आसान बनता है। ये आप समझ गए सिचुएशन। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो एरिया है इस ट्रायंगल का वो एरिया हमको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 90 है ना, तो ये बेस लेते हैं mr और ये हाइट लेते हैं, और ऐसे ही दो एरिया तो डबल कर देंगे। तो पहले एरिया ट्रायंगल निकालते हैं, दिस वन। तो एरिया पूरे ट्रायंगल का निकालने का मतलब है डबल कर दो इनटू कितने एरिया का, पहले वाले। तो हाफ लिखा, बेस लिख दिया mr और हाइट लिख दी mp। समझ पाए बिल्कुल आसानी से आप, 2 से 2 कट गया तो एरिया कितना आ गया बेटा। mr की बात करो तो mr का मतलब है OR में से OM घटा दो। तो OR कितना था, a, मेजर एक्सिस का हाफ पोर्शन a में से आपको OM घटाना है। तो ये जब पॉइंट हमारे a cos थीटा है तो x वाला तो a cos थीटा यही है ना, और b sin थीटा ये वाला पार्ट है। तो a cos थीटा हो गया mr, a में से a cos थीटा घटाया है, a में से a cos थीटा घटाया, समझ पाया क्यों नहीं। इस OR में से OR कितने के बराबर था, a के बराबर, क्या सब्सट्रैक्ट किया, OM, तभी तो mr मिलेगा। तो OM कितना था, जब पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा है तो ये हिस्सा तो a cos थीटा ही है ये पॉइंट के हिसाब से x वाला, और ये b sin थीटा ऊपर वाला है, इनटू mp कितना है, b sin थीटा, ये बन गया b sin थीटा। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसी को आप मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमा मिनिमा की कहानी करनी है। तो चलिए साहब इसको समझते हैं और देखते हैं क्या मैक्सिमा मिनिमा हम लोग कर पाते हैं। तो एक तो इसको मल्टीप्लाई करके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना सीधे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। लेट्स सी क्या आता है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तब भी लगाना पड़ेगा, sin 2 थीटा करके कर सकते हैं वैसे, लेकिन चलिए इसको कर लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट रूल लगाने से बच जाएंगे। तो a लिखा, मल्टीप्लाई करो ab sin थीटा माइनस ab, ये आएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है, तो एक हाफ जोड़ दो, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी sin 2 थीटा। देखो पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। b sin थीटा को मल्टीप्लाई किया, क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस ab sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब sin थीटा इंटू कॉस थीटा जब आप लिखते हो तो इसको हाफ और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, ये 2 थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। अब इस वाली वैल्यू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिख दिया, हाफ वाले को ये लिख दिया, यही तो किया है। मैं ज्यादा स्टेप नहीं लिख रहा हूं वरना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात, समझा पूरा रहा हूं, ठीक है साहब। अगर आप ये समझ गए तो अब इसको डिफरेंशिएट आराम से कर लेते हैं हम लोग, और डिफरेंशिएशन के लिए dA अपॉन डी थीटा में चले जाते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट। तो साइन थीटा का आ जाएगा ab cos थीटा, यहाँ हाफ ab तो कांस्टेंट है, कोई चक्कर नहीं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2 थीटा, और इस 2 थीटा का हो गया 2, इस 2 से 2 ये कट्टम। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप जानते ही हैं कि इसको आप 0 के बराबर रखते हो। तो ab cos थीटा माइनस ab cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0,
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ए बी तो कैंसिल हो गया, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा यहां से, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये देखिए एक्सप्रेशन आ रहा है कि थीटा 2 थीटा के बराबर हो हमारा। अब देखिए ये वैल्यू हो गई cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा भी, क्योंकि थीटा की ओवरऑल जो वैल्यू आनी है वो 360 से बड़ी नहीं हो सकती घुमाने में। तो अब ये इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा दे देगा। तो अब ये 2 थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इधर ले लो तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, वैल्यू आ गई थीटा की 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। यहां पर देखना है मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और क्या मैक्सिमम एरिया भी पूछा है। तो मैक्सिमम मिनिमा दिखाने के साथ हमें एरिया भी, अब मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए हम लोग इस वाले फंक्शन को, एरिया वाले फंक्शन को, इस वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार और, प्लस माइनस देखने के लिए। ए बी कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस ए बी साइन थीटा, यहां डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस ए बी है कांस्टेंट, और इसको करोगे तो आ जाएगा कॉस का साइन, तो 2ab साइन 2 थीटा बेटा, ये वैल्यू आ गई। अब ये 2 पाई बाई 3 120 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगा, ये दिखाई पड़ रहा है आपको। और साथ में 120 का करोगे यहाँ रखोगे तो 240 डिग्री आएगा, तो 240 डिग्री कहां पे आ गया आपका, 270, ये तीसरे में आ गए 240 डिग्री है ना, 240 डिग्री थर्ड में आ गए तो वो भी निगेटिव है, तो ये दोनों निगेटिव है तो लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पॉइंट ये है कि माइनस ए बी साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2ab साइन 2 रखोगे तो आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई, ये साइन 120 है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको साफ दिख रहा है। आप चाहो तो एक्सप्रेशन देके लिख सकते हो, और अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करोगे। 120 डिग्री कितने के बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, तो माइन है ए बी साइन 60 होता है √3/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2 निगेटिव। प्लस लिखिए ये कितना है, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 पाई के टर्म में लिख सकते हो क्या, पाई के टर्म में लिख देते हैं, तो ये आ गई 2ab साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए बी √3/2 माइनस आ जाएगा इसका 2ab और साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अगेन √3/2 है। ये दोनों निगेटिव है तो लेस देन 0 है, क्लियरली लेस देन 0 है, तो ये क्या है, मैक्सिमा है। अगर ये मैक्सिमा है तो थीटा जो निकाला है 2 पाई बाई 3, उसको अगर हम एरिया फंक्शन में पुट कर दें तो हमें मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया क्या रहा, a इज इक्वल टू, ये था ए बी साइन 2 पाई बाई 3, और यहां आ जाओ माइनस ए बी अपॉन 2 साइन 2 थीटा, वैल्यू निकाली थी साइन 2 थीटा की, ये तो ये वैल्यू आई थी माइनस √3/2, तो माइनस √3/2 ऐड कर दीजिए, ये भी वैल्यू पुट कर देनी थी लगे हाथ, ये आएगी ए बी √3/2 माइनस माइनस प्लस ए बी √3/2, और साथ में ये 2 एक और है। अब आ जाएगा एलसीएम 4, तो एलसीएम जब हो गया 4 तो ये वैल्यू 2 थी तो ये हो गई 2√3ab, और ये तो है ये √3ab, तो ये अल्टीमेटली मिलके क्या बन गए 3√3ab/4, और यूनिट दी नहीं है तो यूनिट स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है 3√3ab/4, ये आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं 3√3ab/4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, कभी भी कहीं आ सकता है, हॉट्स में गिनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, और देखिए 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझते हैं और आसानी से हो जाएगा। ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, एक टैंक है जिसका रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड है, ऐसे बना लेते हैं, क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होगा, टैंक है तो टॉप नहीं होगा ऐसा लगता है, तो ये मैंने बना दिया एक क्यूबॉइड टाइप का, समझ लीजिए टॉप नहीं है इसका।
ओपन एट द टॉप लिखा है, ओपन एट द टॉप यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, छत नहीं है इसकी, बाकी है 4 साइड्स और नीचे इसका बॉटम। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। एंड द वॉल्यूम, साथ में डेप्थ 2 मीटर हो गई, उसका वॉल्यूम भी दे रखा है जो कि 8 मीटर क्यूब है। ठीक है साहब। ए बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। अच्छा, बेस के लिए इसके लिए जो चार्जेस हैं वो है एट द रेट ऑफ 70 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, और साथ में साइड्स के लिए 45 रुपीज है। तो साइड्स का मतलब इसकी बात कर लेते हैं, इसके लिए क्या चार्ज ले रहा है, 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमें इसका एक ये फंक्शन, ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया, पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा कि टैंक के कंस्ट्रक्शन में वो फंक्शन क्या है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। अब इसकी जो बाकी जो साइड्स थी, एक को मान लो x और बाजू को मान लो y, इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ की बात कर रहा हूँ, xy मान लिया। तो अब वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2xy हो जाएगा। 2xy की वैल्यू 8, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम 8 के बराबर। तो इससे क्या रिलेशन मिलेगा, xy इज इक्वल टू 4। ये काम आ सकता आएगा ही काम, तो xy इज इक्वल टू 4 लिख लिया। ठीक है साहब। और कुछ बताया इन्होंने, और कुछ अभी नहीं बताया है, तो आगे इस्तेमाल करेंगे। कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो इसको बॉटम को बनाने में जो खर्चा आता है वो 70 रुपए है। तो बॉटम का एरिया क्या है, देखिए मैं सीधे फंक्शन बनाता हूँ, कॉस्ट फंक्शन को लिखता हूँ c। तो ये नीचे का जो बेस है उसका एरिया क्या है, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, और 70 रुपए के हिसाब से ले रहा है तो 70 से कर दो मल्टीप्लाई। ये कॉस्टिंग हो गई किसका, बॉटम बनाने की। प्लस साइड्स बनाने की, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स होती है ना, कमरे की छत छोड़ दो तो साइड्स 4 हुई, तो 4 साइड्स हैं, तो 45 रुपए लेगा, 4 साइड बनानी है। और हर साइड की कहानी क्या है, y इंटू 2 यानी 2y। ये देखो समझ पाया ना, दिस इंटू दिस। अच्छा, ये जो साइड में आओगे ना, ये 4 नहीं करेंगे, यहाँ x इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 साइड होंगी ऐसी, 2y वाली इधर और इधर वाली, और 2 होंगी x वाली, यानी प्लस 45 इंटू 2 इंटू 2x। देखिए समझ पाए कि नहीं आप भाई, बॉटम बनाने का ये खर्चा, और y वाली जो साइड है ये, इसको बनाने का जो कितना खर्चा, इतना। अब ये एक साइड ये, एक इधर वाली है कमरे की, तो ये डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से याली साइड ले लो, ये जो साइड आएगी ये x इंटू डेप्थ आएगी, ये x इंटू 2, तो इसकी वैल्यू हो गई x इंटू 2 इसका एरिया, और ऐसी 2 साइड से आजू बाजू अगल बगल, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 75 रुपए की कॉस्टिंग पड़ रही है। ये वैल्यू आ गई, कॉस्ट फंक्शन मिल गया। अब ये फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात करेंगे। यहाँ देखिए x और y दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल हमको नहीं चाहिए, सिंगल वेरिएबल में ही डिफरेंशिएशन होता है। सिंगल वेरिएबल निकालने का तरीका क्या है कि y को लिख लेंगे 4/x, पुट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। c लिखा, 70 लिखा, x लिखा, और y की जगह हमने डाल दिया y/x, 4/x लिख सकते हो। प्लस आ जाओ, इसको करोगे आ जाएगा 45 इंटू 2 90, 92 180, और y की जगह पुट कर दो 4/x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आ जाओ आगे, और यहाँ 90 180 x, ये वैल्यू बनी, इस x से तो ये x कट गया, मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ चुका है हमारा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। चलिए c इज इक्वल टू 7 चौक 28 280, प्लस यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो ये आ जाएगा 0 8 चौक 32 का 2 3 4 1 4 और 3 7 720। ठीक है, अपॉन x, और आखिरी वाला 180x। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन गया। इसको मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। एस ये तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा -720/x², और ये आ जाएगा 180। आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 के बराबर कर देते हो इसको, तो 0 के बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए, तो आ जाएगा -720x², या इसके बराबर होना चाहिए, कर दो 180 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 720/120 = x²। आराम से आपको दिख ही रहा है, 0 से 0 कट गया,
18 को कितने बार चला जाएगा बेटा ये देखिए कितने बार कटता है, 6 बार तो कट ही रहा है, 6 3 18 और 12 6 72, 4 बार में काम खत्म हो जाएगा इसका। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो एक्स की वैल्यू ले लेंगे 2, निगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि ये साइड एक्स निगेटिव नहीं होगी, एक्स आ गया 2 जो क्रिटिकल पॉइंट्स के तौर पर है। अब 2 पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, क्योंकि हमें कॉस्टिंग घटानी है। सेकंड डेरिवेटिव निकाला टी एक्स स्क्वायर, और कहाँ पे थे, ये थी वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा जो प्लस कर देगा, तो प्लस 720 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, साथ में 180 हो जाएगा 0, ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x = 2 पे पॉजिटिव रहने वाली है, यानी डी स्क्वायर सी डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट x = 2 पर क्या रहने वाली है, 720 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन 0, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दिस इज मिनिमा, इस पॉइंट पर हमको मिनिमा मिलने वाला है। अगर मिनिमा मिलने वाला है तो x = 2 हमारा कॉस्ट फंक्शन में पुट कर देना चाहिए, अगर पूछा कॉस्टिंग कितनी होगी तो बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट इतना, दिस इज व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टाइम, कॉस्ट पूछा है तो C आ जाते हैं, और C में ये फंक्शन हमारे पास था, देखिए C वाला, तो 280 लिखा प्लस 720 अपॉन 2 कहाँ गया 2, तो आ जाएगा 360 इसका आधा, प्लस 180 इंटू 2 यानी ये फिर से आ गया 360, तो हमारा क्या कॉस्टिंग है 0 0 0, ये तो 720 सीधे ही हो जाएगा, 7 2 9 और 1000, तो ये 1000 रुपीज में अगर चल रहा है तो रुपीज आ जाएंगे आपका आंसर, यानी 1000 रुपए की कॉस्टिंग आएगी ऐसे टैंक को बनाने में। अगर ऐसे सवाल आप कर लेते तो विश्वास कीजिए जेईई मेंस वगैरह में बिल्कुल ऐसे सवाल आ जाते हैं, और बोर्ड में तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सवाल करना बिल्कुल आना चाहिए, और देखिए काम बन जाएगा आपका। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और 10 पे लिखा द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर इज के, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर। तो बना लो एक बार डायग्राम तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा। ये बना एक सर्किल और ये बना साथ में एक स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर सर्किल बन के दोनों पेरीमीटर को उसकी वैल्यू दे रखी के, जहाँ पे के कांस्टेंट है, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, इन दोनों का एरिया का सम, इसका एरिया का सम इसको मान लेते हैं A1 एरिया, इसको मान लेते हैं A2, निकाल लेंगे अभी। लीस्ट होगा व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर्स, लिख दो भाई, ये मान लो साइड x है, साइड ऑफ स्क्वायर्स इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसको भी r मान लो, दिस इज स्मॉल r लिख देते हैं। तो कह रहा है ये मैक्सिमम कब होगा, सॉरी लीस्ट कब होगा, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्किल। इस समय एरिया हमारा लीस्ट होगा, ये प्रूफ करना है, बिल्कुल कर देंगे प्रूफ, क्या दिक्कत है। अब पहली कंडीशन दे रखी थी कि दोनों के पेरीमीटर का सम कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई r, पेरीमीटर की बात करते हैं विच इज के गिवन 2 पाई r प्लस इसका 4x, ये कांस्टेंट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, यहां से हम रिप्लेस कर लेंगे दो वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए। आ जाते हैं फंक्शन में, टोटल एरिया A1 प्लस A2, A1 कितना है पाई r स्क्वायर सर्किल का एरिया, और साथ में स्क्वायर का एरिया विच इज x स्क्वायर। ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो हमने निकाला इससे। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है r और x, और सिंगल वेरिएबल में हमको चेंज करना है, तो ऊपर वाले से किसी की वैल्यू यहाँ पर अपने को डालनी होगी, ठीक है। तो चलिए किसी ना किसी को तो डालना ही है, किसको हम लोग r को ही डाल देते हैं यहाँ पर। तो r की वैल्यू आ जाएगी k -4x अपॉन के -4x अपॉन 2 पाई, ये r की वैल्यू आ गई, ठीक है। डालिए यहाँ पर, तो a आ गया, पाई लिखा और r स्क्वायर किया, तो k -4x का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 2 पाई का होल स्क्वायर यानी 5 पाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, सिंपल वन वेरिएबल में फंक्शन बन चुका है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीधे ही, कोई भी प्रॉब्लम की बात नजर नहीं आती। अब ये देखिए, ये पाई इसके स्क्वायर से कट जाएगा, अब निकाल लो dA अपॉन dx, तो
तो यहाँ पर करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 4 तो है ही है नीचे, 2k माइनस 4x, और इस 4x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो -4, और इसका आ जाएगा 2x। इसका डिफ्रेंशिएशन किया, कुछ नहीं किया, आप भी कर लेंगे आसानी से, यह जाएगा 2k माइनस 4 है ना, और -4x है -4 और x स्क्वायर का 2x, ये वैल्यू हमारे बन गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू को क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। अगर इसकी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आ गई, ये 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो, ये तो कट ही रहा था 1, तो ये आ जाएगा -2k माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू बची। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ तो k माइनस 4x इज इक्वल टू x, ये वैल्यू आ रही है। ये दोनों माइनस वाले को उधर ले गए ना, इससे क्या वैल्यू बनी देखिए, 4 और 5x हो गया, तो x की वैल्यू हो गई k/5। ये देखो ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट ये 4 में जुड़ा, इधर 5 आ गया, x की वैल्यू k/5, k/5, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट के रूप में x की वैल्यू k/5 मिली है। अब देखिए आगे कर लेते हैं। अब ये सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना होगा, देखने के लिए मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं है, तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग, और साथ में लीस्ट की बात करेंगे। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारी, इसको हम लोग ने dA/dx एक बार लिख लेते हैं फाइनली, थोड़ा काटा पीटी हो गई, देखने में दिक्कत आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ बनी थी -1 था, तो ये था -2k माइनस 4x, और ये था साथ में 2x। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d²a/dx², -2 से कोई मतलब नहीं, इसका 0, इसका आ जाएगा -4, और यहाँ आ गया तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया -+8 + 2 यानी +10 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी मिलेगा मिनिमा। देखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी x की वैल्यू हो, तो किसी के लिए भी है तो x इक्वल टू k/5 के लिए भी होगी, तो k/5 के लिए हमारा ये मिनिमम आ गया। अब यहाँ पर k/5 हम डालते हैं x की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर, ये जो था यहाँ पर एक्सप्रेशन बेटा, ये यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद 4π आया था, तो ये पाई भी था यहाँ पर, समझिए ना, तो ये पाई था, तो ये पाई अपॉन में पाई चला जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन पाई, इसको इक्वेट करोगे तो ये अपॉन पाई में, माइनस को उस तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो k माइनस 4x अपॉन पाई इज इक्वल टू x, ये बनेगा आपका। तो k माइनस 4x इज इक्वल टू पाई x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/4 प्लस पाई, ये वैल्यू आएगी बेटा, k/4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई इंटू एक्स आ गया था। अब इस वाले एक्सप्रेशन में हमने k की जगह 4 प्लस पाई इंटू एक्स पुट कर दिया, देखिए 4 प्लस पाई इंटू एक्स। अब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस पाई एक्स माइनस 4x, 4x कैंसिल हो गया, पाई एक्स अपॉन 2π, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, x/2 इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2r, और यही हमको प्रूफ करना था, देखिए x इज इक्वल टू 2r, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ा है तो कोई भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप कर पाएंगे उसको।